सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 7 जो कि है इंडियाज कल्चरल रूट्स। सो आज बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली जानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को हमारे जो कल्चरल रूट्स जो है, कहाँ से हमारे कल्चर की शुरुआत हुई, उसके बारे में जानने को मिलेगा। अब देखिए, मैं फ्रैंकली बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत लोगों को जरूर ये चैप्टर जब अपने स्कूल में पढ़ा होगा या नॉर्मली ऐसे भी जब पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बोरिंग इस टाइप का तो लगा होगा। देखिए, ये चैप्टर्स बेसिकली वैसे बोरिंग है नहीं। ये चैप्टर्स को आपको पढ़ने का तरीका अलग होना पड़ेगा। आपको मेनली वही समझना पड़ेगा कि आप कुछ कहानियां पढ़ रहे हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई ये कहानी, यही चीज आप जान रहे हैं। बस इतना आप अगर समझ ले तो फिर ये चैप्टर आपको उतना बोरिंग नहीं लगेगा, आपको उल्टा ये इंटरेस्टिंग ही लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो देखिए, हमें जो हमारा जो भी हिस्ट्री है, हमारा जो भी कल्चर है, उसकी जो स्टार्टिंग हुई जो कि है वेद से। तो वेद के बारे में, वेद क्या है, फिर वो क्या कहते हैं, उनके क्या मैसेज है, ये सब जानने को मिलेगा। What new school of thoughts emerge in India in first millennium BC? What are the core principles? तो बेसिकली ये न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब ये जो अलग अलग सेक्ट्स है, अलग अलग जो वे ऑफ थिंकिंग है, तो ये कैसे डेवलप हुई, इनके प्रिंसिपल क्या है, ये सब जानने को मिलेगा। और क्या कंट्रीब्यूशन है फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन के इन इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में जो ट्राइबल लोग हैं, उनके कल्चर, उनके जो भी ट्रेडिशंस है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे इंडियन कल्चर में, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेदास से। तो देखिए, इंडियन कल्चर क्या है, ये एस्टिमेटेड सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड है। सेवरल मिलेनियम मतलब कई हजार साल पुरानी है, ठीक है। जस्ट लाइक एन एंशियंट ट्री, इट हैज मेनी रूट्स एंड ब्रांचेस। तो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर के बहुत सारे रूट्स एंड ब्रांचेस है, बहुत सारे अलग अलग वे ऑफ थॉट्स है, ठीक है। तो the roots nurture a common trunk, and from the trunk emerges many branches, which are different manifestations of Indian culture yet united by a common trunk. तो वही बोला गया यहाँ पे कि जो इंडियन कल्चर है उसके बहुत अलग अलग रूट्स है। इसको एक रूट्स से समझाया गया है। जैसे कोई भी एक ट्री है, मान लीजिए, ट्रीज के अलग अलग रूट्स है, ठीक है। तो ये रूट्स है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, लेकिन ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जाके एक ही ट्री में समाते हैं। तो ये ट्री जो बन गया, ये बन गया ट्री हमारा इंडियन कल्चर। तो बेसिकली इसको इस तरीके से आपके इस चैप्टर में समझाया गया है। तो बेसिकली some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, art of governance, martial arts and so on. तो there are also school of thoughts which mean a group of thinker or spiritual seekers who share similar ideas. तो बेसिकली ये जो हम स्कूल ऑफ थॉट्स बोल रहे हैं, ये है क्या? ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ जो थिंकर्स है, जो मतलब महात्मा, साधु, संत थे, उनके जो आइडियाज है, सिमिलर टाइप ऑफ आइडियाज को हमने एक स्कूल ऑफ थॉट नाम दिया है। तो ये वे बैक कहाँ तक जाती है, देखिए, ये many archaeologists and scholars have pointed out that some of the Indian cultural roots go all the way to Indus और हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हमारा जो कल्चरल रूट्स है वो वहां तक भी जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं जो ये वेद है, वेद एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, वेद का मतलब संस्कृत में होता है विद्या या फिर नॉलेज। तो बेसिकली मेनली आपको क्या जानना है कि 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दे आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया, सबसे पुराने टेक्स्ट है, एंड इंडीड अमोंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में भी पुराने टेक्स्ट में आते हैं ये। तो इन वेद में बेसिकली क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ हिम्स, प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स। तो थाउजेंड्स ऑफ प्रेयर्स इन वेद में। जैसे हम नॉर्मली हमारे घर में जो पूजा होते हैं, तो पूजा में जो प्रेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, या जो पंडित जी आते हैं, वो जो पूजा के पद्धति या प्रेयर्स जो करते हैं, वो वही वेद से ही ड्राइव होके आए हैं। तो वही वेद, मेनली वही वेद से हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो जो पूजा के जो प्रेयर्स होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं वहां पे। तो दैट वे रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन। तो बेसिकली जो अभी देखिए ये चीज, वेद जो है, इसके जो स्टार्टिंग जो हुई है, किसी को नहीं पता कि किसने लिखा है, किसने इसकी स्टार्टिंग किया, क्योंकि ये करीब 100-200 जनरेशंस तक
सिर्फ ओरली पास ऑन हो गई है। ये जो मंत्रा जो है ये ओरली मतलब जो फादर है वो अपने बेटे को बता रहा है, बेटे फिर अपने ग्रैंडसन या उनको बताते जा रहा है। तो इस तरीके से जनरली पास ऑन होते 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 तो आफ्टर 100-200 जनरेशंस उनको लिखा गया था। तो वही है, दे वर रिसाइटेड ओरली। सो इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेद, द मोस्ट एंशियंट ऑफ द फोर, वाज कंपोज्ड। Experts has proposed dates ranging from 5th to 2nd millennium BC। तो 5000 से 2000 साल BCE के बीच में कई तो ये ऋग्वेद की स्टार्टिंग हुई होगी, ये बस अनुमान किया जाता है। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 and 200 जनरेशंस, देखिए 100 से 200 जनरेशन तक, दिस टेक्स्ट हैज बीन committed to memory थ्रू रिगरस ट्रेनिंग एंड पास ऑन ओरली विथ हार्डली एनी ऑल्टरेशन। तो 100-200 जनरेशन तक ये बस ओरली पास ऑन हुई है हमारे जनरेशंस में। तो वैदिक हिम्स किसने लिखा था? ये लिखे गए थे बाय ऋषिज एंड ऋषिकास। तो ऋषि मुनियों ने इन वेद को लिखा है इन अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। They were addressed in poetic form to many deities such as इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, उषा। तो इन deities के नाम पे, इन भगवान के नाम पे उन्होंने मतलब ये वेद को लिखा था, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो मेनली जो ये वर्ल्ड व्यू है, इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यूज आर एसेंशियली इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग विथ ट्रूथ which are often another name for God. The last mantra of the Rigved also called for unity among people. So basically वही यहाँ पे ऋग्वेद में किस तरीके की चीजें हमें बताई गई, उसका एक छोटा मतलब छोटा पार्ट आपको यहाँ पे बताया गया है। कुछ इन जगहों में छोटे छोटे एक वन लाइनर आपको दिए गए हैं। तो ये सब आप मेनली देख लीजिए। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं वेद के बारे में। तो हमने जान लिया 4 प्रकार के वेद होते हैं। ये इनिशियली ये पास ऑन हुए थे फ्रॉम 100 to 200 जनरेशंस, और उसके बाद इन्हें लिखा गया। तो अभी हम देखते हैं वैदिक सोसाइटी जो उस समय थी वो कैसे थी। देखिए, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वेर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनस और क्लैंस, दैट इज अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। द ऋग्वेद अलोन लिस्ट ओवर 300 जनस, फॉर इंस्टेंस द भारतस, द पुरुष, द कुरुस, यदुस एंड द Taruvas etc. तो each clan is associated with a particular region in the northwestern part of subcontinent। तो बेसिकली अभी याद कीजिए वो वाला चैप्टर जिसमें मैंने आपको बताया था जो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो एक जगह पे सेटल हुए, फिर वो धीरे धीरे थोड़े उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो वो धीरे धीरे एक विलेज बन गए। तो विलेज से एक और थोड़ा पॉपुलेशन जब बढ़ा तब वो टाउन्स की तरफ बन गए। उसी तरीके से जनस बने थोड़ा, और जब वो ग्रो हुए तो जना, उनको जना बोला गया है हमारे ऋग्वेद में। तो बेसिकली ये वही सोसाइटी है जो ग्रो होते होते जन बनी। अब जन में क्या था, एक वो लोग मेनली इलेक्ट करते थे एक राजा को। तो वहां से इस तरीके का जो ये राजा का कॉन्सेप्ट हुआ, तो वो थोड़ा थोड़ा इस जगह से स्टार्टिंग हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, बेसिकली एक टाइमलाइन आपको दिया गया है कि कहाँ पे उपनिषद, कहाँ पे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट कहाँ पे डेवलप हुई। तो यही सब आपको एक टाइमलाइन से बताया गया है यहाँ पे। So not much is known of how these Janas governed their society. The Vedas only gave us a few clues through the words like Raja, Sabha, Samiti, both of which refer to collective gathering। तो बेसिकली देखिए, हमें उनके जो ये वेद है, वेद में जो ये जना थे, तो उस वक्त के जन जो ये थे, इनके कैसे गवर्न किया जाता है, लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में उतना ज्यादा आइडिया तो ऑब्वियसली है नहीं। पर हमें इतना पता चलता है कि वहां पे कोई एक राजा वो सिलेक्ट करते थे और सभा और समिति होता था। अब सभा समिति क्या है, बेसिकली ये गैदरिंग होते थे। जैसे गांव वाले, एक बड़े से गांव वाले सारे आके वहां पे मतलब गैदर होते थे, फिर वो कलेक्टिवली कुछ एक डिसीजन लेते थे। तो ये बेसिकली आज का जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे हम आज भी गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं, आज भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर पार्लियामेंट भेजते हैं, कुछ उसी प्रकार का सिस्टम उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था, जहां पर एक राजा को इलेक्ट किया जाता था, फिर सभाएं होती थी और समिति होती थी, ठीक है। और जैसे वेद में भी बहुत सारे प्रोफेशंस को मेंशन किया गया है, सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एक्सेट्रा। ये बहुत सारे प्रोफेशंस वहां पे उस वक्त बताई गई है। अब नेक्स्ट आ जाता है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। तो वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मेनी रिचुअल्स ऑफन नोन एज यज्ञ, तो डेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डीटीज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग। तो बेसिकली वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में, मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट कैसे काम करती है, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है
कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डीटीज। तो बहुत सारे भगवान को वो लोग मानते थे और उनकी वो पूजा करते थे फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट। तो डेली रिचुअल्स हुआ करते थे विच वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि। तो आज भी जैसे आप लोग ने देखा होगा कहीं में एक अग्नि कुंड बनाया जाता है, फिर उसके आसपास जो ब्राह्मण देवता है वो लोग बैठते हैं, बैठ के वो लोग मेनली पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वो बेसिकली यही वेद के समय से वैदिक स्कूल ऑफ थॉट का ही एक पार्ट है, तो जिससे मेनली एक वो लोग पूजा करते हैं उसकी। तो डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफर्ड टू अग्नि, द डीटी एसोसिएटेड विद फायर, बट दोस रिचुअल बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली जब धीरे धीरे और टाइम बढ़ा तो ये जो रिचुअल्स थे ये रिचुअल्स और थोड़े कॉम्प्लेक्स होते गए। So a group of texts known as Upanishad build upon Vedic concepts and introduce new ones such as rebirth and karma. तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब वेद तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद तो बन गए। अब धीरे धीरे जब टाइम और पास हुआ तो क्या हुआ, इसके साथ साथ कुछ और टेक्स्ट भी आने लगे जिन्हें उपनिषद कहा गया। तो ये उपनिषद ने नए नए कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप किए। तो इनसे हमें रीबर्थ का कॉन्सेप्ट मिला और उसके बाद कर्मा का कॉन्सेप्ट मिला कि रीबर्थ मतलब वही टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, और कर्मा मतलब आप जैसा काम करेंगे उस तरीके का फल आपको मिलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमें उपनिषद से मिला। तो अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांत, वेदांत भी एक तरीके का नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ ऋग्वेद के बाद। तो वेदांत में क्या मिला कि एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण। तो एंड समटाइम्स तत्। तो बेसिकली वेदांत में हमें क्या मिला, तो जितने भी यहाँ पे चीजें हैं, बेसिकली ह्यूमन लाइफ, नेचर, कुछ भी जो है ये यूनिवर्स, सारा का सारा ब्राह्मण नाम का एक डिवाइन एग्जिस्टेंस है, तो उनसे ही आया है। और कभी कभार इसे तत्व भी बोला गया है। तो बेसिकली वही है, अलग अलग वे ऑफ थॉट से यहाँ पे निकल के आए। सो 2 वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन ए सिंपल प्रोफाउंड वे। तो यहाँ पे आपको कुछ मंत्रा भी यहाँ पे दिया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, जो कि बोला गया है आई एम ब्राह्मण, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, वो डिवाइन डीटी जिससे सारा यूनिवर्स बना है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। तो यही यहाँ पे बोला गया है, तत्त्वम असि, यू आर दैट, मतलब आप भी वही उन ब्राह्मण के ही एक अंश है। तो इस तरीके का स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे एक बताया गया है। तो द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट भी वही उपनिषद से आया, द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण। तो वही है, आत्मा का कॉन्सेप्ट में भी उन्होंने वही उपनिषद से ही आया। It follows that everything in this world is connected and interdependent. This explains a common prayer that begins with Sarve Bhavatu Sukhinah. May all creatures be happy, and goes on wish them all to be free from diseases and sorrow. तो बेसिकली ये देखिए उपनिषद में क्या बोला गया है, सारा जो चीज है इस यूनिवर्स में वो एक ब्राह्मण का ही अंश है। तो इससे इन्होंने क्या प्रूव किया कि जो हम ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सब सिमिलर काइंड ऑफ बीइंग है उस ब्राह्मण के सामने। तो वो जो एनिमल्स है उन एनिमल्स में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए उसमें सर्वे भवतु सुखिनः, मतलब ऑल क्रीचर्स, जितने भी क्रीचर्स है अर्थ में, सारे क्रीचर्स खुश रहे, इस तरीके का चीज बोला गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर, सब की बात की गई है यहाँ पे। So, अभी early in the first millennium BC, several school of thoughts grew out of Vedas. One of them was Yoga, which developed methods intended to achieve the realization of Brahman, that is one's consciousness. Together, these schools of thoughts became the foundation of what we call Hinduism today. तो उसके बाद धीरे धीरे क्या योग का भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो वही है बेसिकली, हमें हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं उनके बारे में, उनके अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हमें यहाँ पे जानने को मिली, जो कि एक आपने पढ़ा जैसे उपनिषद से अलग अलग वे ऑफ थॉट्स आए, फिर वेदांत आए, फिर उनमें योग के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो वही है, ये हिंदुइज्म में भी अलग अलग वे ऑफ थॉट्स यहाँ पे बनी है। अब उसके बाद आ जाते हैं अभी हिंदुइज्म से जो थोड़े अलग वे ऑफ थॉट्स, इवन दो इनके रूट्स डीप रूटेड या हिंदुइज्म में भी है, बट इनका अलग वे ऑफ थॉट्स यहाँ पे आई, जो कि है पहला हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो देखिए, अदर स्कूल ऑफ थॉट्स ऑल्सो emerged which did not accept the authority of the Vedas and developed their own system.
वन ऑफ देम इज बुद्धिज्म। तो ये क्या करते थे, ये जो बुद्धिज्म थे, इन्होंने बेसिकली वेदास की अथॉरिटी को नहीं माना, तो इन्होंने अपना ही वे ऑफ थॉट को डेवलप किया। तो अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, मिलेनियम्स एगो, ए यंग प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक यंग प्रिंस, वो उनका जन्म हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज, स्कॉलर्स हैव कम टू, तो उनका प्रिसाइज ईयर ऑफ बर्थ भी वो जान गए। तो चैप्टर 4 में हमें पढ़ा है कि उनका ईयर ऑफ बर्थ है 560 BCE। तो बेसिकली सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म हुआ। तो एज द स्टोरी गोज, सिद्धार्थ गौतम ग्रीव अप इन ए प्रोटेक्टेड लाइफ इन ए पैलेस। तो बेसिकली वो वही है, प्रिंस थे वो, तो वो जैसे बड़े हुए वो अपने पैलेस में, महल में ही वो बड़े हुए। उन्होंने हमेशा सब चीज खुशहाल ही देखा था। लेकिन एट द एज ऑफ 29 उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो अपना जो शहर है, उस शहर का भी एक चक्कर वो लगाएंगे, वहां पे भी वो घूम के देखना चाहते हैं। तो एक दिन वो निकले अपने शहर, अपने रथ पे, चैरियट में वो निकले अपने शहर को देखने। वहां पे फर्स्ट टाइम उन्हें मतलब लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए डेड बॉडी, एंड ही ऑल्सो सॉ एन एस्थेटिक। एस्थेटिक मेनली वही है जो साधु संत जो है, समवन हु एंगेजेस इन रिगरस डिसिप्लिन टू अटेनिंग ए हायर कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली वही साधु संत जो है, उन जैसे लोगों को वो देखे। तो ये जो 4 तरह के लोगों को ये इन्होंने देखा, इनको देख के जो सिद्धार्थ गौतम थे, इनके मन में सवाल आया कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इसका क्या मतलब है, क्या ट्रुथ क्या है। तो बेसिकली वो ट्रुथ के खोज में वो निकल पड़े। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपना पैलेस लाइफ को, अपने वाइफ और सन को, इनको वो छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये चले गए, ये भी एक वही एस्थेटिक बने। एस्थेटिक मतलब ये भी संत बनने की तरह वो भी चले गए, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑन फुट, मीटिंग अदर एस्थेटिक एंड स्कॉलर्स, ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो वो ह्यूमन लाइफ के रूट, मतलब जो सफरिंग है उसके रूट कॉज को समझने के लिए वो निकले। और फिर जाके उन्होंने ध्यान किया। ध्यान कहाँ पे किया, ही मेडिटेड अंडर ए पीपल ट्री इन बोध गया। ही ऑल्सो अटेंड एनलाइटनमेंट एंड ही रियलाइज दैट अद्वैता, दैट इज इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो ह्यूमन सफरिंग के मेनली 2 सोर्सेस है, एक है अद्वैता जो कि है इग्नोरेंस, और दूसरा है अटैचमेंट। कुछ भी चीज से आपको लगाव अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उससे भी जो ह्यूमन सफरिंग है ये कॉज होता है। फिर सिद्धार्थ यहाँ पे बन गए गौतम बुद्ध, और विच मीन्स द एनलाइटेंड और अवेकेंड वन। सो द बुद्ध स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही रियलाइज्ड, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा, विच इज जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, but originally mean non-hurting or non-injuring. He also insisted on a sincere inner discipline. तो बेसिकली वो फिर जब वो गौतम बुद्ध बने, मतलब वो जब एनलाइटेंड पर्सन वो जब बने, फिर उन्होंने नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया, और उसका मतलब नॉन हर्टिंग एंड नॉन इंज्यूरिंग। तो बेसिकली ये वो सारे लोगों को प्रीच करने लगे, सारे लोगों को वो बताने लगे। तो अब यहाँ पे हम एक चीज मिस कर गए थे, जो कि है ये पोर्शंस। तो देखिए यहाँ पे आपको उपनिषद से बहुत सारी स्टोरीज आपको दी गई है। तो देखिए ये तो हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में हमने पढ़ा, बट अभी थोड़ा हम जान लेते हैं जो वो ऋग्वेद, जो हमने हिंदू कल्चर या फिर इंडियन कल्चर के बारे में जो हमने पढ़ा। तो बेसिकली वहां के कुछ विशेषताएं भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए उपनिषद ने हमें क्या बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वेदर दिस क्वेश्चंस कम फ्रॉम मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। तो हमने जो हमारे उपनिषद ने हमें जो क्या सिखाया कि आपको कुछ भी चीज ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, आपको हमेशा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे 3 स्टोरीज आपको दिया गया है। 3 स्टोरीज में 3 तरह के पर्संस वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, एक मैन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रन। तो सबसे पहला क्या है, श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। तो श्वेत केतु नाम का एक पर्सन वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बेसिकली देखिए ऋषि अरुणि ने क्या किया, ये बेसिकली स्टोरीज ही है। ऋषि अरुणि ने अपने बेटे श्वेत केतु को एक गुरुकुल में भेजा वेद सीखने के लिए। तो 12 साल उन्होंने वेद की पढ़ाई की। फिर जब वो रिटर्न हुए वेद सीख के, तो उनके फादर को रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत ज्यादा घमंडी वो हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए, उसका नॉलेज टेस्ट करने के लिए उससे पूछा कि जो ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का नेचर क्या है, मतलब उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया, जिसका श्वेत केतु आंसर नहीं दे पाए।
तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्राह्मण दो इनविजिबल इज एवरीवेयर just as seed of banyan fruit seems empty when you open it but already consists of future banyan tree। तो यहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया एग्जांपल दिया है कि जैसे ब्राह्मण क्या है, वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं बट हमें दिखते नहीं है। जैसे वो उसका एग्जांपल उन्होंने इस तरीके से किया है कि जो बनियान ट्री का जो सीड्स है या फिर कोई भी एज फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा ट्री का कोई भी आप एक सीड पकड़ ले, उस सीड में जब हम सीड को खोलेंगे, जैसे लेट से एप्पल का सीड आपने या फिर मैंगो का सीड आपने जब खोला, तो जब आपने मैंगो का सीड जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको मैंगो ट्री नहीं दिखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मैंगो ट्री नहीं है, उसके अंदर मैंगो ट्री है बट हमें दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्राह्मण के एग्जिस्टेंस को। यहाँ पे भी उन्होंने ये जो क्वेश्चन किया व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्राह्मण, ये क्वेश्चन करने की अथॉरिटी को यहाँ पे उन्होंने समझाया है। फिर आ गया है नचिकेत एंड हिज क्वेस्ट। तो एक बार क्या किया, वंस अ मैन वाज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशंस एज हिज सन नचिकेत केप्ट आस्किंग व्हिच गॉड ही वुड बी ऑफर्ड। तो बेसिकली एक आदमी थे, वो अपने सारे जो भी चीजें थे उनके पास वो दान कर रहे थे। तो उनका बेटा बार बार उनसे पूछ रहा था कि वो अपने बेटे को किसको दान करेंगे। तो फादर ने क्या किया, फादर ने गुस्से में बोल दिया कि उनके बेटे को वो यमराज के पास दान करते हैं। फिर जब नचिकेत यमराज के पास गए तो फिर नचिकेत यहाँ पे जो 12 साल का जो छोटा वो बच्चा था, वो बच्चा फिर यमराज को क्वेश्चन करने लगा कि व्हाट हैपेंस टू डेथ व्हाट हैपेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के डेथ के बाद क्या होता है, ये वो बच्चा क्वेश्चन करने लगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है यमराज के पास। फिर यमराज ने उनको आत्मा का कॉन्सेप्ट समझाया कि आत्मा ना इधर वो जन्म होती है ना ही मरती है, वो बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे भी मेनली यही बताया गया है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा भी जो ऋग्वेद या फिर जो पुराने जैसे भी कल्चर्स है या ट्रेडिशंस है उनको क्वेश्चन करने का वो रखता है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको करना चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे सिखाया गया है। और लास्ट है गार्गी और यज्ञवल्क्य। तो गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में भी एक डिबेट हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ पे बोला गया है कि एक फिलोसॉफिकल डिबेट हुआ था। यज्ञवल्क्य एक रिनोन ऋषि जो एक राजा के कोर्ट में आए थे, वो बहुत ही बड़े बड़े स्कॉलर्स को डिफीट किए, लेकिन गार्गी नाम की एक ऋषिका ने उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन किए वही ब्राह्मण के बारे में, नेचर ऑफ ब्राह्मण के बारे में। फिर तो यहाँ पे भी मेनली वही चीज दिखाया गया है कि जो अलग अलग तरीके के जो पर्सन्स है, जो पहले हमने देखा एक नॉर्मल मैन वो क्वेश्चन कर रहा है, दूसरे में हमने देखा एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरे में अभी हम देख रहे हैं एक लेडी वो भी क्वेश्चन कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि चाहे आप कोई भी हो, आप ट्रेडिशंस को आप क्वेश्चन कीजिए, उनको समझिए और अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट, यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो अब आ जाते हैं हम गौतम बुद्ध के यहाँ पे। तो देखिए गौतम बुद्ध के यहाँ पे हमने लास्ट जो भी पढ़ा कि उनको एनलाइटनमेंट अचीव हुई। तो फिर बुद्धा फाउंडेड द संघ, ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक्स एंड मॉन्क्स हु डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग दिस हिज टीचिंग्स। तो अभी यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को जैसे ही एनलाइटनमेंट मिली, उसके बाद वो प्रीच करने लगे अपना जो भी वो नॉन वायलेंस ये सारी चीजें वो प्रीच करने लगे। इससे क्या हुआ, इन्होंने एक संघ की स्थापना कर दी जो कि एक कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक्स थी, जिन्होंने इसी टीचिंग को आगे स्प्रेड करना अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। तो हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडीड द होल ऑफ एशिया वाज एनॉर्मस, एज वी विल डिस्कवर इट लेटर, इज इट स्टिल परसेप्टेबल टुडे। तो बेसिकली उनका जो टीचिंग थे, उनका टीचिंग एनॉर्मस टीचिंग थी और बहुत सारे लोग उनके टीचिंग को मानने लगे थे। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं जैनिज्म की तरफ। तो देखिए जैनिज्म भी एक और इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे बुद्धिज्म निकला वैसे भी जैनिज्म भी एक और इंपॉर्टेंट थॉट है जो हिंदुइज्म में से भी निकला। ठीक है, Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be more ancient. Just like Siddharth Gautam, Prince वर्धमान महावीर। तो यहाँ पे वर्धमान बोला गया है, वर्धमान वो एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म होता है 6th century BCE में। His birthplace is in the city of Vaishali, modern day Bihar. At the age of 30, he decided to leave his home and go in search of spiritual knowledge. He practiced an ascetic discipline
and after 12 years achieved infinite knowledge or super wisdom. He also became Mahavira or great hero and he started preaching what he realized. तो इनका भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है. इन्होंने भी क्या किया, 30 इयर्स के एज में ये भी अपना जो, ये भी प्रिंस थे, तो ये भी अपना जो भी पैलेस थे उनको छोड़ के ये भी निकल पड़े सत्य की तलाश में. तो 12 साल इन्होंने भी एस्थेटिक लाइफ, ये भी 12 साल इन्होंने लीड किया. फिर उन्हें इन्फिनिट नॉलेज का ज्ञान हुआ, उसके बाद वो महावीर बन गए. तो ऐसे जैनिज्म जो एक सेक्ट है, जैनिज्म जो एक रिलीजन है, इसका भी एक स्टार्टिंग शुरुआत हो गया. तो जैन टीचिंग्स मेनली क्या सिखाती है? जैन टीचिंग्स हमें अहिंसा, अनेकंतवाद एंड अपगृह, ये 3 चीजें हमें सिखाती है जैन टीचिंग. तो मेनली दीज आइडियाज शेयर टू ए लार्ज एक्सटेंट विद बुद्धिज्म एंड द वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट आर सेंट्रल टू इंडियन कल्चर. तो बेसिकली ये जो जैनिज्म भी हमें जो सिखाती है, ये सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स है बुद्धिज्म के साथ, और वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट के साथ भी ये सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स रखते हैं. ठीक है, इनसे हमें मेन चीज अहिंसा के बारे में जानने को मिलती है. ठीक है, यहां पे अहिंसा तो हमने जान लिया. अभी जो ये अनेकंतवाद और अपगृह है, ये क्या है, ये हम देखते हैं. सो अनेकंतवाद मतलब नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव, दैट इज ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट्स एंड कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब्ड इन ए सिंगल स्टेटमेंट. तो अनेकंतवाद में क्या कि बोला गया है कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं. तो वो सिर्फ एक ही सत्य नहीं है, उसके अलग अलग फॉर्म्स है. जो उसको जैसे देखना चाहे वो उसको वैसे देख सकता है. ये अनेकंतवाद में बोला गया है. नेक्स्ट है अपरिग्रह. अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन एंड एडवाइसेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस, लिमिटिंग वनसेल्फ टू व्हाट आर ट्रूली नेसेसरीज फॉर लाइफ. तो अपरिग्रह माने जो आपके पास जो पोजेशन है, जो चीज आप पोजेस करते हैं, उसको त्याग करने के बाद यहां पे बोला गया है. तो बेसिकली ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स कुछ सिमिलर है. जैसे बुद्धिज्म ने हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध जो थे वो बोल रहे थे कि जो सॉरो है, जो दुख है, दुख का मेन रीजन है अटैचमेंट टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स. तो अभी देखिए, वही जिस चीजों से आपका अटैचमेंट है, उस चीजों को आपने अगर छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे अपरिग्रह में बोला गया है नॉन पोजेशन, जिसके अटैचमेंट है उसको अगर आपने छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, जो लाइफ में जो सॉरोज थे, जो आपके दुख है, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज को समझाया है. तो जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट इन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रीचर्स for humans to from humans to invisible organisms, as they support each other and cannot live without one another. Scientists studying nature, flora and fauna have again and again confirmed the deep truth. तो जैनिज्म हमें बोला गया है, जैनिज्म ने हमें सिखाया कि जो ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे एक के साथ दूसरा जो है रिलेटेड है. तो उससे वही चीज को साइंटिस्ट आज बार बार कंफर्म कर रहे हैं कि अगर ये फ्लोरा एंड फौना नहीं रहे तो उससे ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेंगे. इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे चीज एक दूसरे से कनेक्टेड बीइंग है. तो नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपको जातका टेल्स के बारे में, यहाँ पे कुछ स्टोरीज यहाँ पे बोला गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा. सिमिलरली जैन स्टोरी भी यहाँ पे दिया गया है, सिमिलर काइंड ऑफ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे. तो देखिए, इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मॉन्क्स एंड समटाइम्स नन्स टू बिगेन ट्रैवलिंग अक्रॉस द लैंड टू स्प्रेड रेस्पेक्टिव टीचिंग फार एंड वाइड. Some of them created new monasteries in far away, while others live ascetic lives in caves, cut rocks. Archaeological finding has revealed many traces of those monasteries, sometimes even in the name of monk who live in the rock-cut caves and slept in the stone base. तो बेसिकली ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, अपने टीचिंग्स को ये सिखाते थे. तो वो बीच बीच में कई जगह पे वो रहते थे, कुछ मोनेस्ट्रीज में. तो वो मोनेस्ट्रीज आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वहां से हमें उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलते हैं. तो यहाँ पे एक आपको रॉक कट केव इन इलोरा इन महाराष्ट्र, ये आपको दिखाया गया है. यहाँ पे मेनली सम केव्स आर ऑफ हिंदू, अदर्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स. तो सारे लोग इसको यूज करते थे बेसिकली. तो देखिए, अब तो ये जो हमने मेन यहाँ पे 3-4 जो स्कूल ऑफ थॉट्स हमने यहाँ पे पढ़ा, तो ये तो मेन फेमस स्कूल ऑफ थॉट जो बहुत प्रचलित हुई उनके बारे में पढ़ा. यहाँ पे आपको एक छोटा पोर्शन दिया गया है वो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी, जो कि उतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए. उनमें से एक का एग्जांपल यहाँ पे चरवका स्कूल ऑफ थॉट के बारे में आपको बोला गया है, which believe that this material world
is the only thing that exists and therefore can be no life after death. तो दिस स्कूल डज नॉट गेन मच पॉपुलरिटी एंड इट डिसअपियर्ड विद टाइम। तो चरवाका स्कूल ऑफ थॉट में क्या बोला गया है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है सिर्फ यही एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, इसके बाहर और कोई दूसरा चीज एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। तो देखिए ये पॉपुलर हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बट हमें ये चीज जानना चाहिए कि इतना फ्रीडम तो उस वक्त था कि लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते थे। जैसे पहले हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म या वेदांत, उपनिषद में हमने पढ़ा कि जो ये हमारा एग्जिस्टेंस है, ये जो अर्थ है, इस अर्थ के बाहर भी ब्राह्मण नाम का एक कॉन्सेप्ट है, एक डीटी है, एक डिवाइन क्रिएचर है जिसके हम लोग पार्ट्स हैं। लेकिन ये चरवाका स्कूल ऑफ थॉट बोल रहे हैं कि नहीं, जो हमें जो दिख रहा है वही एग्जिस्टेंस है, बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें मेन चीज यहां पे जानना चाहिए कि ये जो थॉट्स एग्जिस्ट करते थे एक वक्त में, मतलब ये वही फ्रीडम ऑफ थॉट को ये कितना बढ़ावा देते थे। मतलब आप जैसे चाहे वैसे सोच के वैसे अपना लाइफ आप बिता सकते थे। तो ये चीज हमें यहाँ पे बोला गया है कि we mention it to show that there was a wide diversity of intellectual and spiritual belief system. People were free to choose what suited them. तो people तो free थे, वो जो भी सोचे, जो जैसे करना चाहे वो कर सकते थे। ठीक है। Although the Vedic, the Buddhist, the Jain schools had important differences, they also shared common concepts such as dharma, karma, rebirth, search for the end of suffering, ignorance and many other important values. तो इवन तो ये अलग स्कूल ऑफ थॉट थे, ये कुछ चीजें सिमिलर ही थी इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में। तो वही यहाँ पे दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री दैट वी स्टार्टेड इन अ चैप्टर। तो जैसे मैंने इनिशियली आपको ये समझाया था कि ये जो थे ये एक ट्री है, ये हमारा जो इंडियन कल्चर है ये एक ट्री है, इसके रूट्स बहुत अलग अलग थे। तो वो ये तो एक रूट यहाँ पे है बुद्धिज्म का, एक जैनिज्म का, एक है उपनिषद के, एक वेदांत के है, कुछ चरवाका या कुछ अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के भी रूट्स है। तो ये सारे रूट्स मिल के ये एक ही ट्रंक ऑफ ट्री में जाते हैं जो कि हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन को ये सारे रूट्स जाके डेवलप करते हैं, सारे फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अब एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कल्चर में हम लोग आ जाते हैं जो कि है फोक कल्चर या फिर ट्राइबल कल्चर। सो जो ट्राइबल कल्चर के बारे में भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे इंडियन कल्चर के, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सो देखिए, द कल्चरल रूट्स विच वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट। इंडिया ऑल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिसेस ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस विदाउट रिटन टेक्स्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ऋग्वेद के बारे में बोला गया है जो कि इतने मतलब हजारों सालों तक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास ऑन हुए। लेकिन उनमें भी बहुत सारे न्यूमेरियस फोल्क ट्रेडिशंस दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। तो उसी प्रकार से ट्राइबल ट्रेडिशंस भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म हुए। जो ट्राइब्स थे उस वक्त, वो ट्राइब्स भी इन ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। तो आज भी जो एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया व्हाट इज ट्राइब, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम लोग ट्राइब्स को जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर मेनी डेफिनेशन टू द फॉर दिस सोशल एंटिटी। टुडे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली कंसिडर ए ट्राइब टू बी ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैन शेयरिंग ए ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, a common culture, common language and a close knit community under a chief and holding no private property। तो ट्राइब को यहाँ पे आज के दिन में जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वहां पे बोला गया एक फॉर्म ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, उनका कॉमन कल्चरल डिसेंट है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन वे ऑफ लिविंग है, उनमें कोई एक चीफ होगा और वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हैं, इसको हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं। तो इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया में जो ट्राइब का जो डेफिनेशन है वो अलग था। उस वक्त ट्राइब को basically there were just different genres that lived in specific environments such as forest and mountain। तो उस वक्त इनको ट्राइब या जनजाति उस तरीके से नहीं बोला गया है। उस वक्त मेनली ये भी एक जन के अंदर आते थे जो कि फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में रहते थे। तो according to official figures in 2011, 705 tribes spread over most states, amounting to a population of about 104 million people, more than population of Australia and United Kingdom together। तो ये इंडिया में रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। तो देखिए, there has been a constant interaction between folk and tribal tradition and the leading school of thought such as those we mentioned in the chapter।
deities concept legends and rituals have been freely exchanged in both direction। तो देखिए ये जो ट्राइब्स है, ये जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स है, पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स जो भी ये थे, इन्होंने सब ने जो ये ट्राइबल कल्चर वाले जो लोग थे इनके साथ इंटरेक्ट किया है। मतलब ये एंशियंट टाइम से ही ट्राइबल लोगों के साथ इंटरेक्शन ये चल रहा है। तो इनके जो डीटीज के जो कॉन्सेप्ट थे ये भी फ्रीली एक्सचेंज होते थे। मतलब जो नॉर्मली जो हमारे मेन स्ट्रीम में जो भी रिलीजन या जो भी स्कूल ऑफ थॉट चल रहे थे, उनके जो डीटीज थे वो डीटीज और ट्राइबल डीटीज कभी कभार ये लोग मतलब सेम तरह के डीटीज को पूजा भी ये लोग कर लेते थे। जैसे यहाँ पे एक इंस्टेंस आपको दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जगन्नाथ वर्शिप इन पूरी उड़ीसा में वॉज ओरिजिनली ए ट्राइबल डीटी। तो एक ट्रेडिशन में जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ भगवान को ट्राइबल डीटी भी बोला गया है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मदर गॉडेस worship across India. Some tribes on the other hand adopted Hindu deities long ago and possess their own version of Mahabharata and Ramayana. This has been well documented in India's northeastern states and Tamil Nadu. So कुछ ट्राइब्स ने क्या किया, जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस थे उनको ही अपना भगवान उन्होंने एडॉप्ट कर लिया और उनकी ही वो पूजा करते थे। उन ट्राइब्स में अलग तरीके के, उन महाभारत रामायण के भी एक अलग फॉर्म मिलते हैं हमें उन ट्राइब्स में। तो बेसिकली ये आपको दिखाता है जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल लोग ये भी जो मेन स्ट्रीम जो रिलीजन थे, मेन जो हिंदुइज्म फॉलो करते थे, उनके साथ भी बहुत सारी सिमिलैरिटी रखते हैं। यही हमें यहाँ पे बताया गया है। और मेन जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे, वो 3 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, तो इनको भी सेक्रेड ये लोग रिगार्ड करते थे, इनको भी सेक्रेड मान के ये लोग पूजा किया करते थे। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको टोडा ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु के बारे में भी बोला गया है। For instance, over 30 peaks of the mountain range that are residing gods and goddesses. Those peaks are so sacred that Todas avoid pointing finger at them. तो बेसिकली टोडा ट्राइब में जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत के 30 पर्वत में वो अपने भगवान जो देवी देवता है वो रहते हैं, इस तरीके से वो मानते हैं। तो इसलिए उन पर्वत के तरफ मतलब उंगली उठाना भी पाप है, इस तरीके से टोडा कम्युनिटी के लोग वो लोग मानते हैं। तो बेसिकली ये ट्राइबल बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ट्राइबल बिलीफ सिस्टम कैसे है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको अरुणाचल प्रदेश का दिया गया है, जहाँ पे वो लोग दोनिये पोलो नाम के एक डीटी को वो वर्शिप करते हैं। दैट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड मून। तो सन एंड मून का कंबाइंड फॉर्म है, तो उनको वो वर्शिप करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वही मेनली उनके कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में आपको बोला गया है। तो यही है, क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट। इन दिस मैनर फोक एंड ट्राइबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चरल रूट्स। तो वही यहाँ पे बोला गया है, जिस तरीके से जो मेनलैंड जो हमारे जो भी कल्चर्स थे, जो वेदांत, उपनिषद, ऋग्वेद, या फिर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म या अलग अलग वे ऑफ थॉट्स जैसे हम पढ़ते हैं, उनका जितना इंपॉर्टेंस होता है इंडियन कल्चर में, उसी तरीके से ट्राइबल ट्रेडिशन, ट्राइबल कल्चर्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन कल्चर में जितना उन सारे रिलीजियंस या स्कूल ऑफ थॉट्स का भी है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, वेदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में, ट्राइबल कल्चर्स के बारे में। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।